Good morning, class 8th students. Welcome back to your social studies classes. So, class 8th, we are here to discuss on our upcoming examination, which is going to start from the 21st of July. ठीक है बच्चों. सो जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है टर्म 1 एग्जामिनेशन, वो उस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और आज से हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं. ओके. तो बच्चों, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन पेपर कैसे आएगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, फला फला. तो सारे क्वेरीज मैं आपको अभी इसी वीडियो में रिजॉल्व कर देती हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप मुझे अपने एग्जामिनेशन का डेट, टाइमिंग, शिफ्ट बताओगे कि मॉर्निंग या इवनिंग, कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है. ये सारी बातें, किस दिन आपका एग्ज़ाम है एसएसटी का, आप लोग इस सारी चीज़ें मेरे को यूट्यूब कमेंट के नीचे कमेंट करके बताओगे. ठीक है. मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे कमेंट करते हैं, कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे वाकई में एग्जामिनेशन को लेके सीरियस हैं और कितने बच्चे कायदे से पढ़ाई कर रहे हैं ताकि वो उनका एग्ज़ाम अच्छा हो सके. तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको अपना एग्जामिनेशन का डेट, टाइमिंग, शिफ्ट और डे का यहाँ पे कमेंट करके बताना है हमें एसएसटी एग्जामिनेशन. ओके. तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 2020 में भी ऐसे एग्जामिनेशंस दिया था, क्लास 7th में भी आपने दिया था और अभी आप क्लास 8th में हो. सेम वही सारी चीज़ें हैं. आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, चाहे वो आपकी होगी या फिर आपके फादर मदर किसी की भी हो सकती है. और जिस भी आप मोड से एग्जामिनेशन दे रहे हो, लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, फ़ोन, उसमें जब आपको लिंक जाएगा स्कूल से तो उसमें आप ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे. फिर उसके बाद आपके सामने कुछ पर्टिकुलर्स खुल के आ जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा. जैसे आपका हो गया नेम, आपके फादर्स का नेम, डेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया एंड सो ऑन. उसको फिल करने के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएगा. आपका एग्ज़ामिनेशन होगा 1 आवर 30 मिनट्स का, 1 घंटा और आधा घंटा और, ठीक है, 1.5 घंटे का एग्ज़ामिनेशन होगा आपका. और उसमें आपको 40 क्वेश्चंस होंगे टोटल. ठीक है बच्चों, 40 क्वेश्चंस टोटल होंगे आपके. उसमें आपको ये नहीं देखना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सिविक्स के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. सारे चैप्टर्स, जो भी आपको चैप्टर्स मैंने सिलेबस में दिया है, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपका सिलेबस है हिस्ट्री में. ज्योग्राफी में भी आपका है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और सिविक्स में है आपका चैप्टर नंबर 1 और 2. तो 8 चैप्टर्स आ रहे हैं ओवरऑल. ठीक है, आपको सिलेबस मिल गया होगा सारे बच्चों को. क्लियर. और उसके बाद आपको ये बातें पता होंगी कि आपको इतने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इतने चैप्टर्स को आपको कवर करके चलना है. तो वो सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मेट में होंगे. एक क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होगा कि ये हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, ये सिविक्स का है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, जैसा क्लास 7th में एग्जामिनेशन दिया था सेम वही फॉर्मेट है. उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे मैम, पहले तो ये बता दीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होगा. तो पेपर होगा 50 मार्क्स का. कितने मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके, टोटल मार्क्स आपके होंगे 50 मार्क्स का पेपर होगा. और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो मैम 50 मार्क्स का पेपर है, 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, तो कैसे एडजस्ट किया आपने. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 30, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपका होगा 1 मार्क का ईच. ठीक है, हर एक सवाल आपका 1 नंबर का होगा. और क्वेश्चन नंबर 31 to 40 आपको 2 मार्क्स का होगा ईच. 2 मार्क का हर एक सवाल होगा. तो 1 to 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन हो गए. 30 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 30 मार्क्स. क्लियर. 31 से 40 आपके 10 क्वेश्चन हो गए. 10 को एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मार्क्स. तो ऊपर 30 मार्क्स, नीचे 20 मार्क्स. तो कितना आ गया, 30 + 20 विल बी इक्वल्स टू 50. तो 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके मार्क्स हो गए. क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कि 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे
ओवरऑल पेपर होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब चीज़ों से मिला करके होगा, कुछ भी ऐसा सेपरेट पेपर इस तरीके से यूनिट उसमें नहीं बना रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए एग्जामिनेशन देने के लिए, आप उसी के थ्रू लॉगिन करोगे, पर्टिकुलर्स फिल करोगे, आपके सामने पेपर आ जाएगा, 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। अब आपके सामने 1 to 40 क्वेश्चंस होंगे। सपोज आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्लियर, और यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में लिखा है उसके नीचे आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। इस 4 ऑप्शंस में से जो आपको बिल्कुल सही लगेगा आप उस पर टिक करोगे, ठीक है। जैसे आपका आंसर नंबर 4 है तो आप उस पर टिक करके आगे बढ़ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने आंसर नंबर 4 गलती से मार्क कर दिया है, आपका आंसर 2 है, तो आप यहाँ पे 2 पे क्लिक करोगे तो 4 वाला ऑटोमेटिक से हट जाएगा। उस तरीके से आप पेपर करोगे। 40 क्वेश्चंस आपको टोटल अटेम्प्ट करने होंगे। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पे चॉइस रहेगा कि मैम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। आपको टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 50 मार्क्स का पेपर है आपका। उसके बाद आप बच्चों के दिमाग में ये होगा कि मैम क्या क्या पूछेंगी आप, तो इसके लिए हम आपको ये बता दें कि देखिए एक्सरसाइजेस तो आपकी आएंगी ही आएंगी, चैप्टर के बीच में से भी आ सकता है, इसलिए आप चैप्टर्स को थॉरली रीड कर लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी आ सकते हैं। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम एमसीक्यूज बेस्ड है तो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स कैसे आएंगे। तो बच्चों जैसे कि लॉन्ग आंसर्स हम आपको लिखवाते हैं, उसमें कई सारे सेंटेंसेस होते हैं। अब उन सेंटेंसेस के बीच बीच में से भी फिलिंग द ब्लैंक्स बना करके हम आपको एमसीक्यूज में डाल सकते हैं। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि बस एमसीक्यूज पढ़ लीजिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाइएगा, ठीक है। आपको पूरे चैप्टर को कायदे से समझना है। और एक बात, जो बच्चे मेरे वीडियोस को रोज़ फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोस को कायदे से देखते हैं, ठीक है, जिनका सारा का सारा कॉपी वर्क कंप्लीट है, एक्सरसाइजेज हो रखी हैं, शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स हो रखे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर देने में। दे विल बी ईजी, इट विल बी ईजी फॉर देम टू गिव द एग्जामिनेशन, ओके। और कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग आराम से पढ़िए, खूब मस्ती से पढ़िए, मज़े में पढ़िए और एग्जामिनेशन दीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स रिवाइज। तो बच्चों आज हम लोग हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 रिवाइज करने वाले हैं, वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो अब एक बात और सुन लीजिए पहले कि अगर आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको इसी यूट्यूब के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर कट रख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन हो वो बहुत ही रिलायबल होना चाहिए। लाइक कोई भी उलूल जुलूल सवाल, कोई भी फालतू का सवाल आप हमसे नहीं पूछेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देख लेना, समझ लेना, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। इन केस अगर कोई बचा रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो कि कायदे का सवाल हो, ठीक है। अब मुझसे ये मैम से कोई कमेंट नहीं करेगा मैम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, मैम हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आएगा, मैम ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आएगा। ये सब कोई भी फालतू का सवाल यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, आप ऑलरेडी एग्जाम देते आ रहे हो, आप बड़े क्लास में हो, क्लास 8th में हो, और ऐसा ऑनलाइन एग्जामिनेशन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल इसी तरीके से एग्जामिनेशन दे करके आप क्लास 7 से 8th में आए हो। कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। जो क्वेरीज थी छोटी मोटी वो मैंने रिजॉल्व कर दी। आगे बढ़ेंगे लेसन नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री। तो वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो बच्चों पता है जैसा कि आप लोगों को क्लास 8th में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। 3 पार्ट्स में हिस्ट्री डिवाइडेड है, दैट इज एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशंट आपने 6th में पढ़ी, 7th में आपने मेडिवल पढ़ी, अब 8th में आप लोग मॉडर्न पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे यही बताया गया है इस लेसन में कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है, इसके सोर्सेज हमें कैसे मिलते हैं कि कब से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई, और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में व्यतीत हुआ, ठीक है, जो भी काम हुआ, जो भी केसेस हुए, जो भी चीज़ें घटी, घटनाएं जो भी घटी, उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में किस प्रकार से रखते हैं, कब से रखते हैं, कहाँ कहाँ से ये सोर्स हमें मिले हैं, ये सारी चीज़ें इस लेसन नंबर 1 में आपने पढ़ा था, क्लियर। तो यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न पीरियड के बारे में हमने आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई थी। लेसन्स मैंने बहुत सारे इसमें वीडियोस बनाए थे, ठीक है। अगर आपको पूरा ही देखना है तो आप जा कर के उस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में है, ठीक है। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 इस तरह करके लिखा होगा।
और यहाँ पे हम लोग बस रिवीजन करने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न पीरियड यहाँ पे क्या बताया गया था कि मेन फीचर्स क्या थे इस पीरियड के। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा था, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो रही थी, ठीक है, वाइड स्प्रेड लिटरेसी बढ़ रहा था, एक्सटेंसिव माइग्रेशन हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न पीरियड में हो रही थी। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे रिफॉर्मर्स के बारे में देखा था, पढ़ा था, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, दयानंद सरस्वती थे। इन लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया था। पर्दा सिस्टम को हटाया, सती प्रथा को हटाया, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, अनटचेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, समाज में रिफॉर्म लाने के लिए बहुत मेहनत की थी। बहुत ही महान महान शख्स थे बच्चों ये। अब ये वापस ऐसे लोगों को होना मुश्किल ही है। न्यू टर्म्स के बारे में हमने कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इम्पेरियलिज्म के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्रेसिडेंसीज जैसे कि हमारी जो थी, कौन कौन सी थी, 3 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि मॉडर्न पीरियड में किस तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आती है, एक देश के प्रति जागरूकता लोगों के बीच में फैलता है कि हमारा देश, ये हमारा जो शब्द है उनके मन में ये उठता है कि ये हमारा देश है, ना कि छोटी छोटी टुकड़ियों में ये बटा हुआ है। फिर उसके बाद से ब्रिटिशर्स किस प्रकार से हमारे देश में आते हैं और वो किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, ठीक है। वो जब आते हैं तो क्या क्या करते हैं हमारे देश में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे वाले लेसन में भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 और 3 में। फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ओवरव्यू दिया था। उसके बाद आपको सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा था कि हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में आखिर पता कहाँ से चलता है, उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अवध, बंगाल, सिंध, पंजाब, वेस्टर्न पंजाब के जो नवाब्स थे, आमिर्स थे और जो रीजनल पावर्स थे, ये लोगों का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उससे हमें पता चलता है, ठीक है। साउथ इंडिया में कौन थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ पे थे, मैसूर में। तो ये सारे लोगों के बारे में इन सारे लोगों का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद जो यूरोपियन आए हमारे देश में, पोर्टुगीज़ आए, फ्रेंच आए, डच आए, ये सब आए। फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद में डच आए। तो इन लोगों के रिकॉर्ड से भी हमें पता चलता है। उसके बाद यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि किस प्रकार से हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिकॉर्ड पता चलता है। फिर प्रिंटेड बुक्स कुछ हो गए, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो बुक्स थे उनको प्रिंट किया जाता था और उन प्रिंटेड बुक्स को पढ़ करके, जैसे कि यहाँ पे कुछ बुक्स का एक आध नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, दादा भाई नारोजी का, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उसके बाद मैक्स म्यूलर की किताब थी इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी। तो ये सारी चीज़ों से भी हमें पता चलता है अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स से हमें पता चलता है, जैसे कि द हिंदू, द स्टेट्समैन, द गार्जियन, द इंडियन हाउस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। केसरी जो थी, यहाँ पे केसरी का फोटो बनाना, ये बाल गंगाधर तिलक ने, देखो लिखा है ना, बाल गंगाधर तिलक केसरी न्यूज़पेपर। इसमें बाल गंगाधर तिलक अपने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देते थे, जो कि थोड़ा रेडिकल व्यूज़ होते थे, जैसे कि मतलब एकदम देश से ब्रिटिशर्स को खदेड़ मारो, ये वाली कुछ कहानी होती थी। तो इस तरीके से कुछ वीकली न्यूज़पेपर्स थे, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका, और इन सब चीज़ों में देश प्रेम की भावना को लिखा गया ताकि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जागरूकता फैले। उसके बाद कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, बिरला हाउस हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया। इन सारे चीज़ों से हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चल पाता है। और कुछ मिसलेनियस सोर्सेज हैं, जैसे कि वेरियस बुक्स हो गए, ट्रैवलर्स के जो रिकॉर्ड्स हो गए हमारे देश में, स्कल्पचर्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो सब, ये सारी चीज़ें हमें बताता है अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूजियम किस तरीके से बना, किसने बनवाया, ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। यहाँ पे लिखा है ना कि द ब्रिटिश सेटअप अ प्लेस विच वॉज टू हाउस फरमान्स, ओल्ड बुक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स एक्सेट्रा। इस प्लेस को ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। और उसके बाद जब ट्रांसफ़र हुआ नेशनल कैपिटल का फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली, नई दिल्ली हमारी कैपिटल कब बनी, 1911 में।
तब क्या हुआ, ये डिपार्टमेंट किसके पास चला गया, नई दिल्ली के पास चला गया, और उसके बाद इसका नाम रख दिया गया नेशनल आर्काइव। ये लार्ज और स्पेशियस बिल्डिंग है जहाँ पे अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स रखे गए हुए हैं। तो नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूजियम के बारे में हमने पढ़ा था। फिर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड, इसके बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखा गया है, लिमिटेशंस क्या है ऑफिशियल रिसोर्सेज के। अब जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं, ऐसा सही में तो नहीं है, किसी ने देखा थोड़ी ना है कि वो सही है या गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पूरी उसकी जो ट्रूथफुलनेस है उसको पूरा जांच सोच करके हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखते हैं, मतलब लिखा गया है। उसके बाद अदर रिसोर्सेज भी हैं बहुत सारे, जैसे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें मेंशन किया होगा पुराने मतलब मॉडर्न इंडिया के बारे में। फिर गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसके बाद मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों से हम लोगों को रिकॉर्ड मिल पाता है अबाउट मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स थे, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, और पॉइंट्स एंड ब्रीफ में तो आपका समरी है लेसन का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइजेस पे। तो एक्सरसाइज जैसे एमसीक्यूज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, अ कंट्री विच इज डिफीटेड एंड ओवर पावर्ड बाय अनदर पावरफुल कंट्री इज कॉल्ड अ कॉलोनी। तो कॉलोनी की डेफिनेशन अभी यहाँ पे ग्लॉसरी में भी लिखा होगा। तो यह एक ऐसा देश जो कि दूसरे पावरफुल देश से हार जाए, उसको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिजर्व बाय द ब्रिटिश म्यूजियम। तो ब्रिटिशर्स जो थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ प्रिजर्व करते थे, कहाँ बचा कर रखते थे, म्यूजियम में। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कहाँ पे सेटअप था, तो न्यू दिल्ली में था। क्लियर, न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। अभी मैंने ये सवाल आप लोगों को बताया, देखिए न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल कब बनी, 1911 में बनी। तो ये हो गया आपका एमसीक्यूज। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखा है, जो द टर्म सोवरेन, सोवरेन जो टर्म है इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर अ कंट्री दैट इज नॉट अंडर द कैपिटल ऑफ एनी फॉरेन पावर, मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, कौन सा बाल, अभी मैंने बात की बाल गंगाधर तिलक ने किस किताब को पब्लिश किया, तो केसरी। और एक और इनकी न्यूज़पेपर थी महारत्ता, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग बड़े हो गए तो आप पढ़ोगे। इंपीरियल रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट था उसका पहले नाम क्या था, फरमांस नाम था, जो कि मुगल डायनेस्टी के अंडर में था। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कब सेटअप हुआ, 1891 में, ठीक है। मैंने अभी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की भी बात की, ये किसने लिखी है, दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद ट्रू फॉल्स पे आ जाओगे बच्चे। टुडे नो रिकॉर्ड रूम्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, ऐसा तो है ही नहीं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फीचर है मॉडर्न पीरियड का, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो गया। अमृत बाजार पत्रिका जो थी न्यूज़पेपर थी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। और एक आर्काइव हाउस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रखते हैं, जैसे कि स्टैचूज हो गए, कॉइन्स हो गए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, आर्ट, बिल्कुल सही बात है, सारी चीज़ें रहती हैं आर्काइव्स में। कलेक्शंस ऑफ स्पीचेस ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ जो होते हैं, उसको हम लोग हिस्ट्री के सोर्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या ऐसा है क्या, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, फॉल्स। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स किए थे। क्लियर। मैच द फॉलोइंग में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो स्टेट्समैन थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई, इंग्लिश में। मिरातुल अकबर किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो पर्शियन में। देन वंदे मातरम बंगाली में लिखी गई थी। सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में है, और नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। तो इस तरीके से हमारा लेसन कंप्लीट हो गया था। तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 1 हिस्ट्री का रिवीजन भी हो गया बच्चों, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को सारी बातें पहले ही बता दी, यू कैन आस्क हियर इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। ओके क्लास, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय।